हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करोड़ों की लागत से बन रहे स्विमिंग पूल पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्माण में तकनीकी खामियों और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जिससे भविष्य में खिलाड़ियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भिलाई नगर निगम की ओर से प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम में करीब 4 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल यहां करीब 5 फीट तक खुदाई हो चुकी है, लेकिन निर्माण की दिशा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्विमिंग एक्सपर्ट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खुले स्विमिंग पूल उत्तर दक्षिण दिशा में बनाए जाते हैं, ताकि सूरज की रोशनी सीधे तैराकों की आंखों पर न पड़े। लेकिन यहाँ पुल पूर्व पश्चिम दिशा में बनाया जा रहा है, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह की गलत डिजाइन के कारण न तो सही ढंग से अभ्यास हो सकेगा और न ही भविष्य में नेशनल स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो पाएंगी। करोड़ों की लागत वाला यह प्रोजेक्ट एक साधारण तालाब बनकर रह जाने का खतरा भी जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी निर्माण स्थल को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र डूब प्रभावित इलाका है और बारिश के समय यहाँ पानी भर जाता है। बिना उचित जमीन भराव के सीधे निर्माण शुरू कर देना आने वाले समय में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। वही नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने इस पूरे मामले में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी मानकों की अनदेखी कर निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उच्च स्तर पर की जाएगी। NIS कोच तामेश्वरी घघोरी ने बताया कि प्रतियोगिता स्तर के स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 से 26 मीटर और गहराई करीब 2 मीटर होना जरूरी है। साथ ही इसकी दिशा उत्तर दक्षिण होना भी अनिवार्य है। बहुत साफ उल्लेख है कि वहां पे जो टेकन बनाया जा रहा है स्विमिंग पूल, जो बिल्कुल दिशा विहीन है और जिसकी शिकायत की जा चुकी है। अगर जो भी अधिकारी अगर दोबारा इसे अभी इसमें ठीक नहीं किया करते हैं, तो उसके ऊपर आर्थिक अनियमितता और वसूली की कार्रवाई की मांग हमारे द्वारा की जाएगी। भिलाई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गैस एजेंसी में व्यवस्था संभालने के नाम पर तैनात बाउंसरों ने ही ग्राहकों के साथ मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है। भिलाई के कुर्सीपार इलाके में स्थित शताक्षी गैस एजेंसी में उस वक्त हंगामा मच गया जब सिलेंडर लेने पहुंचे एक ग्राहक के साथ बाउंसरों ने मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि बुधवार से ही बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एजेंसी ने बाउंसर तैनात किए थे। इसी दौरान लाइन में खड़े एक युवक और बाउंसर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और बाउंसर ने युवक के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान अन्य ग्राहकों के साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही कुर्सीपार पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि अब तक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं गैस एजेंसी प्रबंधन इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एजेंसी में पहले से ही अव्यवस्था रहती है और ग्राहकों के साथ अक्सर बदसलूकी की जाती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि एजेंसी की व्यवस्था सुधारी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
लेके जाओ इधर पकड़ के अंदर लेके चलो दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक दंपत्ति से लाखों की ठगी कर ली गई। ठगों ने पहले भरोसा जीता, फिर लालच देकर पूरा खेल खेल डाला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक दंपत्ति से 16,61,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला नेवई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रिसाली निवासी कारोबारी राजीव अग्रवाल को 2 अक्टूबर 2024 को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला, जिसमें रोजाना 2 से 3 हजार रुपए कमाने का लालच दिया गया था। शुरुआत में उन्होंने इस मैसेज को नजरअंदाज किया, लेकिन ठगों ने दोबारा संपर्क कर उन्हें एक लिंक भेजा, निवेश के कमाई का भरोसा दिलाया। लिंक ओपन करने पर उन्हें 1055 रुपए मिलने का दावा किया, जिससे उनका भरोसा बढ़ गया। इसके बाद ठगों ने उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया, जहां धीरे धीरे उन्हें मुनाफे का लालच दिया गया। शुरुआती भरोसे के बाद दंपत्ति पूरी तरह झांसे में आ गए। ठगों के कहने पर 6 से 11 अक्टूबर के बीच कई ट्रांजैक्शन किए गए। राजीव अग्रवाल ने अपने खाते से 7,31,890 रुपए, जबकि उनकी पत्नी ने 9,30,531 रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब लंबे समय तक कोई मुनाफा नहीं मिला और ठगों का संपर्क टूट गया, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। जिसके बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब बैंक खातों, मोबाइल नंबर और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक, व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम ग्रुप के झांसे में न आए और अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें। दुर्ग रायपुर मार्ग पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। कुमारी खारून नदी ब्रिज पर 1 अप्रैल से मरम्मत का कार्य शुरू होने जा रहा है। पूरे 1 महीने तक ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी। प्रशासन ने डायवर्सन प्लान जारी कर दिया है। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में 24 मार्च 2026 को एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बीएसपी और निर्माण एजेंसी के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुमारी खारून नदी ब्रिज पर होने वाले मरम्मत कार्य के दौरान ट्रैफिक को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए डायवर्सन प्लान को अंतिम रूप दिया गया। हल्के वाहनों के लिए व्यवस्था दुर्ग से रायपुर जाने वाले वाहन अब नेवई, उतई, सैलूद, पाटन, अभनपुर मार्ग का उपयोग करेंगे। भिलाई, रिसाली और सुपेला से आने वाले वाहन उतई, सैलूद, धौर, औरी, मोतीपुर, अमलेश्वर मार्ग से जाएंगे। कुर्सीपार और चौदा क्षेत्र के वाहन सिरसा गेट होकर अमलेश्वर के रास्ते रायपुर पहुंचेंगे। जहाँ पे डाइवर्सन किया गया है वहाँ पे 24 घंटे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दोनों तरफ क्रेन, जहाँ पे डाइवर्ट होगा वहाँ पे क्रेन की व्यवस्था की गई है।
40 टन क्रेन की व्यवस्था है, 20 टन क्रेन की व्यवस्था है। इस प्रकार से हमने क्रेन की व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा हमने एक पूरा ड्यूटी प्लान तैयार किया है, जिसमें हमारे जो जवान हैं वो 24 घंटे के उसमें ड्यूटी करेंगे, पूरे 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगेगी। और पूरे एरिया को हमने ऐसा सिक्योर करके रखा ताकि कोई भी बड़ी दुर्घटना ना कर सके। और उसके लिए भी हमने सारी गाड़ियों को, जैसे कुछ जगहों पे हमने गाड़ियों को जैसे मान लो भीड़ बढ़ गया या फिर कहीं पे रुकवाना है, तो उसके लिए भी हमने अलग से प्लान तैयार करके रखा हुआ है। और उसके अलावा जो हम कहीं पे जाम की स्थिति आती है या भीड़ अधिक होती है, तो उसको भी डाइवर्ट करने के लिए हमने प्लान तैयार किया हुआ है। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है ये नेशनल हाईवे है और बहुत ही व्यस्त मार्ग है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इस रूट में चलती हैं, तो भारी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते थे। इसको ध्यान रखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने अलग अलग डाइवर्सन तैयार किया हुआ है। बड़ी गाड़ियों के लिए अलग इसलिए हमने कर दिया है और छोटी गाड़ियों के डाइवर्सन अलग कर दिया है, ताकि एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हो सके। चालनी, आप देखे होंगे हम चालनी कार्रवाई उन पे कर रहे हैं जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं या फिर जो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो किसी प्रकार की कोई चालानी कार्रवाई नहीं होगी। यातायात पालन करने से एक्सीडेंट और इन चीज़ों से भी बचाव होगी। चरोदा भिलाई 3 से रायपुर की ओर जाने वाले हल्के वाहन सिरसा गेट चौक से सिरसा खुर्द, औरी, मोतीपुर, अमलेश्वर के मार्ग से रायपुर जाएंगे। धमधा अहिवारा की ओर से आने वाले हेतु डाइवर्सन रूट अहिवारा, मुरमुंदा चौक, कोटेबंद, बुधेली, बाना, कंकारका, पथरडी और उरला रायपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। रायपुर की ओर से आने वाले छोटे वाहन पुराने पुल का उपयोग, परसदा मोड़ का उपयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार से दुर्ग से रायपुर की ओर जो भारी वाहन जाएंगे उसके लिए निर्देश है। राजनांदगांव से रायपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को दुर्ग बाईपास में प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रोका जाएगा। क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई से निकलने वाले वाहन को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कुमारी की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा, निषेध रहेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त दुर्ग से रायपुर की ओर प्रस्थान करने वाले भारी वाहन कुम्हारी टोल पार करके दाहिने पुल से होकर खारून ब्रिज से सिंगल लाइन पर आवागमन करेंगे। जो रायपुर और दुर्ग के बीच जो रायपुर से जो आने वाला मार्ग है, जो पुल है, उसको 2 वे किया जाएगा। उसी में से सिंगल लाइन बना करके इधर से भारी वाहन क्रॉस करेंगे और उधर से भी जो आने वाली ट्रैफिक है वो आएगी। बाकी सामान्य रूप से हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लापरवाही भरी ड्राइविंग ने 2 जिंदगियां छीन ली। अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दुर्ग जिले में पिछले 2 दिनों के भीतर हुए अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना 24 मार्च 2026 को जामगांव आर थाना क्षेत्र के ग्राम बंसुली रेस्ट हाउस के पास हुई। यहाँ एक तेज रफ्तार अशोक लीलैंड वाहन ने बाइक सवार के पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार राधेश्याम साहू उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम भरर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राधेश्याम साहू टेमरी से जामगांव लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पुलिस ने चश्मदीदों और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और मोटर यान अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी घटना 23 मार्च की शाम जामुल क्षेत्र के बुगदा के पास हुई। यहाँ एक तेज रफ्तार बाइक ने पैदल घर लौट रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला अमरीका बाई उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम ढाबा राजनांदगांव को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 25 मार्च की तड़के उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बाइक चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। मृतका के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 और मोटर यान अधिनियम की धारा 184 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें।
ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। दुर्ग में फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला अब आपराधिक जांच में पहुंच गया है। कोर्ट के आदेश पर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 15 साल बाद भी निवेशकों को न फ्लैट मिला न पैसा। दुर्ग के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रिद्धि सिद्धि बिल्डर्स के पार्टनरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल सोरी के आदेश पर 23 मार्च 2026 को एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि साल 2011 में निवेशकों से करीब 24,50,000 रुपए लेकर फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी फ्लैट न मिला और न ही पूरी रकम वापस की गई। पीड़ितों का कहना है कि शुरुआत में 12% ब्याज देने का भरोसा दिलाया गया। साल 2018 तक ब्याज मिला भी, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया और प्रोजेक्ट का काम भी ठप हो गया। आरोप है कि बिल्डर्स ने जमीन आपस में बांटकर अपने नाम कर ली और निवेशकों के पैसे का निजी उपयोग किया। इतना ही नहीं, फर्म के अपंजीकृत होने के बावजूद लाइसेंस लेने और दस्तावेज में हेराफेरी का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ितों ने साल 2023 से लगातार शिकायतें की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार कोर्ट में फरियाद दायर किया गया। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 34 समेत अन्य कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगभग ये 27.5 लाख रुपए था, अभी बढ़ के रकम करोड़ों रुपए में हो गई है। लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की रकम है, जिसकी देने की इन पार्टनरों की नीयत नहीं है और इन्होंने अपने फर्म की जमीन को अपने व्यक्तिगत नामों से ट्रांसफर करा करके पूरी फर्म को बेच दिया गया है और हमारी पैसा देने कहीं नीयत नहीं है। इसलिए हमको मजबूर होकर के माननीय न्यायालय में परिवाद पेश करना पड़ा। इसमें उस समय तो सजल जैन विश्वास गुप्ता और वर्तमान राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कांतिलाल जी बोथरा की माता जी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात वे पार्टनर बने, इसलिए वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें पार्टनरों की नियत बदलने का है, धोखाधड़ी का है। ये दोनों मेन पार्टनर हैं, सजल जैन और विश्वास गुप्ता, जिन्होंने ये धोखाधड़ी की है। और हम पुलिस से चाहते हैं कि निष्पक्ष न्याय कर करके निष्पक्ष न्याय और निष्पक्ष जांच करके अपना प्रतिवेदन कोर्ट में पेश करें, ताकि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिल सके और हमारा पैसा वापस मिल सके। तो पिछले 2023 से 2026 में काफी मशक्कत लगी। हमने कलेक्टर साहब को भी शिकायत की, मुख्य सचिव जी को भी शिकायत की, पुलिस थाने में भी शिकायत की, एसपी साहब के में शिकायत की, लेकिन इनका राजनीतिक प्रभाव और दबाव होने के कारण हमारे केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी 7 मार्च 2026 को आदेश होने के बावजूद भी 15 दिन लगने के बाद भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई है, लेकिन अंततः हमें सफलता मिल गई है। छत्तीसगढ़ में अब शादी को लेकर युवाओं की सोच तेजी से बदल रही है। एक नए सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जो बताते हैं कि अब युवा पहले की तुलना में देर से शादी करना पसंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शादी की उम्र को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक सर्वे के मुताबिक जहां पहले शहरी क्षेत्रों में शादी की उम्र 27 से 29 साल थी, अब बढ़कर 30 से 33 साल हो गई है। वहीं महिलाओं की शादी की उम्र भी 23 से 25 से बढ़कर 27 और 29 साल तक पहुंच गई है। यह सर्वे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा साइंस कॉलेज, कल्याण कॉलेज और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किया गया। इसमें करीब 20,000 युवाओं से बातचीत कर पिछले 10 सालों में आए बदलाव का अध्ययन किया गया। सर्वे के अनुसार अब युवा करियर, उच्च शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही कारण है कि शादी में देरी का ट्रेंड बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 77% युवा खुद अपने फैसले ले रहे हैं, जबकि माता पिता का नियंत्रण हटकर 33 से 23% रह गया है। वहीं स्वजाति विवाह की सोच भी कम हुई है, जो पहले 91% थी, अब घटकर 51% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बदलाव नजर आ रहा है। पहले जहां महिलाओं की शादी 19 से 23 साल के बीच हो जाती थी, अब यह बढ़कर 27 से 29 साल तक पहुंच गई है। साथ ही बाल विवाह के मामले में भी कमी आई है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि करीब
30 से 40% युवा अब जानबूझकर शादी देरी से करना चाहते हैं। वहीं 63% युवक खुद से ज्यादा कमाने वाली महिलाओं से शादी करने के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती जीवन शैली, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के कारण युवाओं की सोच में यह बड़ा बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक छोटे से विवाद ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। इस हिंसा में कई घर जला दिए गए और अब पीड़ित परिवार अपने ही प्रदेश में बेघर होकर शरण लेने को मजबूर है। गरियाबंद के दुधकैया गांव में 1 फरवरी को हुई सांप्रदायिक हिंसा ने कई परिवारों की जिंदगी बदल कर रख दी। बताया जा रहा है कि शुरुआती 2 पक्षों के लड़कों के बीच हुए विवाद से हुई, जो बाद में हिंसा में बदल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पक्ष के कुछ युवक दूसरे पक्ष के मंदिर में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हालात शांत नहीं हुए। आरोप है कि बाहरी तत्वों ने इस विवाद को और भड़काया, जिसके बाद हिंसा फैल गई। इस दौरान एक समुदाय के करीब 10 से 11 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपनी जान बचाकर गांव छोड़ना पड़ा। अब ये पीड़ित परिवार रायपुर के बैजनाथ पारा इलाके में शरण लिए हुए हैं। यहाँ करीब 8 से 10 परिवार के 40 से 50 लोग, जिसमें 17 बच्चे शामिल हैं, अस्थायी रूप से रह रहे हैं। इस हिंसा का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई बच्चों ने बताया कि वे पिछले 1.5 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है। एक छात्रा ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन अब अपने दोस्तों और स्कूल से दूर हो गई है। वहीं अन्य बच्चों ने कहा कि वे सिर्फ परीक्षा देने के लिए स्कूल गए, लेकिन वहां भी अलग थलग महसूस किया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि हमलावरों ने उनके घरों में तोड़फोड़ की, धार्मिक किताबों को नुकसान पहुंचाया और डर का माहौल बना दिया। हिंसा के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार अपने घर वापस लौटने और सामान्य जीवन की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से मामले की जांच और स्थिति सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तेज रफ्तार का कहर। पूर्व मंत्री के काफिले की फॉलो गाड़ी ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जगदलपुर रायपुर नेशनल हाईवे 30 पर बुधवार 25 मार्च को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बालेंगा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक बोलेरो वाहन पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के काफिले की फॉलो गाड़ी थी। अचानक काफिले तक पहुंचने की जल्दबाजी में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चला रहा था। इसी दौरान सामने से बाइक पर सवार 2 युवक जो पेशे से मिस्त्री थे, अपने काम पर जा रहे थे। अचानक बाइक मुड़ते ही तेज रफ्तार से बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक करीब 50 मीटर दूर जा गिरे। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीण ने चालक को घेर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। एक और हादसा, एक और सवाल, क्या सड़कों पर रफ्तार का ये कहर यूं ही चलता रहेगा? छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। सीनियर आईपीएस रतनलाल डांगी को किया गया निलंबित। एसआई की पत्नी ने लगाए थे गंभीर यौन शोषण के आरोप। विभागीय जांच के बीच सरकार का सख्त फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी को निलंबित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है।
दरअसल एसआई की पत्नी ने 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि साल 2017 में कोरबा में मुलाकात के बाद डांगी और महिला के बीच संपर्क बढ़ा, जो बाद में कथित उत्पीड़न में बदल गया। महिला का आरोप है कि दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सरगुजा और बिलासपुर में पदस्थ रहने के दौरान आईपीएस अधिकारी ने उनसे लगातार परेशान किया, यहां तक कि अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में बंगले में बुलाने और मना करने पर तबादले की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वीडियो कॉल के जरिए सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक संपर्क में रहने का दबाव बनाया जाता था। महिला ने अपने पास डिजिटल साक्ष्य होने का भी दावा किया है। बताया जा रहा है कि 5 महीने पहले ही सरकार ने डांगी को आईजी पद से हटा दिया था। अब निलंबन के बाद उनका मुख्यालय नया रायपुर पीएचक्यू तय किया गया है और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है। देश और दुनिया के हालात पर बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से करेंगे बातचीत। ईरान जंग के बीच देश की तैयारी और हालात पर होगी अहम चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस बैठक में पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान जंग के असर पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को राज्यसभा में चेतावनी दी थी कि अगर जंग जारी रही तो इसके इतने गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। आने वाला समय देश के लिए बड़ी परीक्षा जैसा होगा। सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक भारत के पास 60 दिन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सोशल मीडिया पर फैल रही कमी की खबरों को सरकार ने अफवाह और प्रोपेगेंडा बताया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में साफ कहा कि भारत किसी भी देश के लिए मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाता। आज की खबरें यहीं तक। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।